नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था समास का परिचय और अव्ययभाव समास। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास के दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात अलग अलग होती है। जो तत्पुरुष समास है उसके दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसके पूर्व पद में शब्द में प्रयुक्त कारक के आधार पर विभक्ति का लोप रहता है। क्या होता है? इसके पूर्व पद में शब्द में प्रयुक्त कारक के आधार पर विभक्ति का लोप रहता है। उसी विभक्ति के आधार पर इसके उपभेदों का नामकरण किया गया है। जैसे द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। देखिए, जिस उदाहरण के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का लोप रहता है वह द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। जिसके पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का लोप होता है वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जिसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप रहता है वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जिसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का लोप होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जिसमें षष्ठी विभक्ति का लोप होगा वो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और जिसके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का लोप होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे? इसका समास विग्रह करने के लिए शब्द में प्रयुक्त कारक के आधार पर पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जो तत्पुरुष समास है उसका समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे कि शब्द में प्रयुक्त कारक के आधार पर पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग कर देंगे।
तो उसका समास विग्रह हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ग्राम गतः, गांव को गया हुआ, तो कारक चिन्ह को कर्म कारक, तो इसके पूर्व पद में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, ग्रामम गतः इति, आपका समास विग्रह। कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्ण को आश्रित, तो कृष्णम श्रितः इति। सुख प्राप्त है, सुख को प्राप्त कर्म कारक ही है, तो पूर्व पद में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, सुखम प्राप्त है इति। हरि त्रातः है, ईश्वर के द्वारा पीड़ित, के द्वारा करण कारक, तो इसमें इसके पूर्व पद में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, तृतीया, तो हरिणा त्रातः इति। भूत बलि, भूतों के लिए बलि, के लिए संप्रदान कारक, तो अपन पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, भूते भे बलि इति। काक बलि, कौवों के लिए बलि, तो काके भे बलि इति। चोर भयम, चोरों से भय, चोरों से भय, भय और रक्स अर्थ में अपादान कारक होता है, तो चोरात भयम इति। और एग्जांपल देखिए, पथ भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट मतलब अलग हुआ, तो पथात भ्रष्ट है इति। वृक्ष पतित है, वृक्षात पतित है इति। राजपुरुष है, राजा का पुरुष का संबंध कारक, तो अपन पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, राज्ञे पुरुष है इति। राजधानी, राज्ञे धानी इति। राजकुमार है, राज्ञे कुमार है इति। अक्ष शोंड है, पासे फेंकने में चतुर, में अधिकरण कारक, तो इसमें अपन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, अक्षेषु शोंड है इति। रण निपुण है, रण में निपुण अधिकरण कारक, तो
रणे निपुणः इति। ये है आपका तत्पुरुष समास। इसमें क्या बताया कि वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसके पूर्व पद में शब्द में प्रयुक्त कारक के आधार पर विभक्ति का लोप रहता है। इसका समास विग्रह करने के लिए शब्द में प्रयुक्त कारक के आधार पर पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अपन ने यहां पर इन तीनों एग्जाम्पलों में पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। इसमें अपन ने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। इन दो उदाहरणों में अपन ने पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। ये और यहां तक इसमें अपन पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया अपन ने, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। यहां से यहां तक अपन ने पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। और इन दो उदाहरणों में अपन ने पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अब पढ़ेंगे अपन तत्पुरुष समास का अगला भेद जो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो सबसे पहले इन चार शब्दों को ही समझ लीजिए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। उपमान जब किसी शब्द को या किसी व्यक्ति को किसी चीज की उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। और जिस शब्द को या जिस व्यक्ति को उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, जिस शब्द की उपमा दी जाती है वो उपमान, और जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय। इसी आधार पर कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां होती हैं वो समान होती हैं। दोनों पदों की
विभक्तियां क्या होती है? समान होती है। इसलिए इसका समास विग्रह करने के लिए उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही पूर्व पद में अपन लगा देते हैं, आपका समास विग्रह हो जाता है। क्या बताया? इसका समास विग्रह करने के लिए उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही विभक्ति अपन पूर्व पद में लगा देते हैं, आपका समास विग्रह हो जाता है। जैसे कृष्ण सर्प है। कृष्ण मीन्स होता है काला, सर्प मीन्स होता है सर्प, सांप, काला सांप। तो यहां पर काला होना सांप की विशेषता है। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य आ रहा है, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। इसका समास विग्रह करने के लिए अपन क्या करेंगे? उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही विभक्ति अपन पूर्व पद में लगा देंगे। जैसे सर्प है, प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें भी अपन प्रथमा विभक्ति का उपयोग कर देंगे। कृष्ण है, सर्प है, इसका समास विग्रह इस प्रकार भी करते हैं। कृष्ण है, 400 सर्प है, वृद्ध दासी, वृद्ध दासी, बूढ़ा होना दासी की विशेषता है। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य आ रहा है, तो इसका समास विग्रह करने के लिए वृद्धा दासी इति, इसका समास विग्रह इस प्रकार भी हो सकता है। वृद्धा चेयम दासी इति। रक्त कमलम, रक्त कमल, रक्त मीन्स होता है लाल, कमलम मीन्स कमल, लाल कमल। तो कमल की विशेषता होगी लाल होना, तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य आ रहा है। तो रक्तम कमलम इति, इसका समास विग्रह इस प्रकार होता है। रक्तम चेतक कमलम इति। एक बार 400 चेयम और चेतक को समझ लीजिए। 400 का प्रयोग कब करते हैं, चेयम का प्रयोग कब करते हैं और चेतक का प्रयोग कब करते हैं? यदि विशेष्य पद पुल्लिंग होता है तो विशेषण के बाद में चै असो अर्थात 400 का प्रयोग करते हैं। यदि विशेष्य पद स्त्रीलिंग होता है तो विशेषण के बाद में चेयम अर्थात चेयम का प्रयोग करते हैं। और विशेष्य पद यदि नपुंसक लिंग होता है तो चेतक का प्रयोग करते हैं। क्या बताया? यदि विशेष्य पद पुल्लिंग होता है तो विशेषण के बाद में चै असो अर्थात 400 का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग होता है तो चेयम अर्थात चेयम का प्रयोग करते हैं, और नपुंसक लिंग होता है तो चेतक का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अपन करें या ना करें कोई जरूरी नहीं है। यदि इनका प्रयोग करके समास विग्रह करेंगे तो भी अपना समास विग्रह सही है, और इनके बगैर अपन यदि समास विग्रह करेंगे तो भी सही है। आगे एग्जाम्पल देखिए। श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम, श्वेत मीन्स होता है सफेद, वस्त्र मीन्स वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता होगी सफेद होना, तो एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य आ रहा है। वस्त्रम
नपुंसकलिंग है तो इसका समास विग्रह क्या करेंगे? श्वेतम वस्त्रम इति। यदि चय असो चय इयम और जतित का प्रयोग करना चाहें तो वस्त्रम शब्द विशेष से नपुंसकलिंग है तो क्या करेंगे? श्वेतम चय तत् वस्त्रम इति। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम तो नीलम उत्पलम इति, या नीलम चय तत् उत्पलम इति। दीर्घ रज्जु, दीर्घ मीन्स होता है बड़ी, रज्जु मीन्स रस्सी, तो बड़ा होना रस्सी की विशेषता हो गई। तो दीर्घा, रस्सी स्त्रीलिंग है तो दीर्घा रज्जु इति, या दीर्घा चेयम रज्जु इति। सुंदर बालक है, सुंदर होना बालक की विशेषता है तो सुंदर है, बालक है इति, या सुंदर है चाशो बालक है इति। वीर पुरुष है तो वीर है, पुरुष है इति, या वीर है चाशो पुरुष है इति। तो ये था विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इसमें क्या बताया कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, इसलिए इसका समास विग्रह करते समय उत्तर पद में जो विभक्ति होती है वही विभक्ति पूर्व पद में लगा दी जाती है। अब कर्मधारय समास का दूसरा भेद जो होता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान, जिस शब्द की उपमा दी जाती है वो उपमान होता है और जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। वह समास जिसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, अर्थात एक शब्द की दूसरे शब्द को उपमा दी गई हो, वह उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। इसका समास विग्रह करने के लिए उपमान के बाद इव लिख दिया जाता है, इव लिख दिया जाता है। विभक्ति वो ही जो उत्तर पद में विभक्ति होगी वो ही पूर्व पद में लगाएंगे। जैसे घन श्याम है, घन मीन्स होता है बादल, श्याम मीन्स श्याम, बादल के समान श्याम, तो श्याम को बादलों की उपमा दी गई है
तो एक पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय, इसलिए इसमें उपमान उपमेय कर्मधारय समास हो गया। और इसका समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे, उपमान के बाद इव लिख देंगे। दोनों पदों की विभक्तियां समान करेंगे, लेकिन उपमान के बाद में इव लिख देंगे। तो उपमान है घन, घन के बाद में क्या लिख देंगे, इव। घन इव श्याम है इति। चंद्रमुख है, चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख, तो मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो समास विग्रह है चंद्र है इव मुख है इति। सिंह पुरुष है, सिंह पुरुष है, शेर के समान पुरुष, तो पुरुष को शेर की उपमा दी गई है, तो सिंह है इव पुरुष है इति। पुरुष व्याघ्र है, इसको समझिए, पुरुष व्याघ्र है। यहां पर उपमान शब्द है वो बाद में आ रहा है और उपमेय पहले, तो इसका समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पुरुष है, अपने को इव शब्द है वो उपमान के बाद लिखना है, तो उपमान बाद में लिखा हुआ है, तो पुरुष है व्याघ्र है इव। ये है आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास, जिसमें आपको बताया गया इसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। इसमें भी दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, इसलिए इसका समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है तथा उपमान के बाद इव लिख दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास समझाने का तरीका कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि इस चैनल के लिए आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।